चलिए आइए आप लोग तो इतिहास के इस सेट पे आ जाए। पहला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुल्तान गुजरात, तवर हिंद, किला भटिंडा। अच्छा, इसमें एक चीज़ लाहौर, एक गलती इस प्रश्न में हुई है। ये जो है यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा आपको हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा आपको दिख रहा है। इसको जो है पूरा कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए, मोहम्मद गोरी के संदर्भ में, मोहम्मद गोरी के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अब क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। मोहम्मद गोरी के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। आंसर जल्दी दीजिएगा, जितना जल्दी दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। मोहम्मद गोरी के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इन स्थानों से मोहम्मद गोरी का किस समय जुड़ा था, यानी इन स्थानों पे आक्रमण या विजय मोहम्मद गोरी ने किस सन में किया। तात्पर्य यह है प्रश्न का। चंद्रशेखर जी, प्रकाश चंद्र, आंसर बी। बी का मतलब आप कह रहे हैं 1 को ए, 1A, 2B, B2, B2 ठीक, C3, D4, यही ना। बी यही कह रहा है। मुल्तान पर सबसे पहला जो गोरी का आक्रमण है वो मुल्तान पर है, और सबसे पहले गोरी का आक्रमण 1975 का है। ठीक, तो सबसे पहले गोरी का आक्रमण 1975 मुल्तान। A2 ठीक। गुजरात, दूसरा आक्रमण गोरी का गुजरात पे है, B1 ठीक, B1 है ना। तवर हिंद किला या भटिंडा, इसे आप 1188, इसको आप 1188 करें। और लाहौर किले पर गोरी ने अधिकार किया था 1186 में। लाहौर पर गोरी ने जो अधिकार किया वो 1186 में किया। यही तवर हिंद जो किला है, यानी भटिंडा जो किला है, इसी किले पर ये 1188, 1189 भी अगर कहीं मिलता है आपको तो उसे भी आप मान लें। 88 में आया था, 89 में इस पर अधिकार किया। तो तवर हिंद किला यानी भटिंडा किला पर अधिकार ही पृथ्वीराज चौहान से युद्ध का कारण बना। पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध का कारण यही भटिंडा पर अधिकार करना है, क्योंकि भटिंडा को पृथ्वीराज अपने अधिकार क्षेत्र में मानते हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम से यह एक तरह से सीमावर्ती किला था। इसको पार करने का मतलब है इनकी एक सुरक्षा दीवार टूट जाती। तो इस किले पर जब गोरी ने अधिकार कर लिया तब इन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि इस संदर्भ में दोनों के बीच संधि वार्ता जो है 1191 तराइन युद्ध हुआ। गोरी भारत पर जो गोरी के आक्रमण हैं वो आपके 1175 मुल्तान पे आता है सबसे पहले। 1178 में वो गुजरात पर आक्रमण करता है। 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ गुजरात पर आक्रमण जब किया तब उस समय इसी दूसरे अपने आक्रमण के दौरान गोरी पराजित हुआ। पहली बार पराजय उसे यही मिली। भीम द्वितीय यहाँ शासक थे और यहाँ गोरी को
पराजय मिली। इसके बाद वह अपना रूट बदल दिया। अब वह मुल्तान सिंध गुजरात से न होकर अब वह ऊपर से आने का प्रयास किया, पंजाब की तरफ से। तो पंजाब की तरफ से आने का प्रयास किया। पंजाब में पहले से शासन किसका था? पंजाब में पहले से, क्योंकि इसके पहले गजनवी का आक्रमण हो चुका था भारत पर, तो गजनवी वंश के खुसरो शाह वहाँ शासन कर रहे थे, तो उनसे इनका युद्ध हुआ। तो खुसरो शाह को इन्होंने पराजित किया और अंततः 1186 में खुसरो शाह पर, मतलब लाहौर पर अधिकार कर लिया। खुसरो शाह को बंदी बनाकर लेकर चले गए। इसके बाद 91 में यहाँ आया, फिर 92 में आया, तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ, तराइन के द्वितीय युद्ध में आया, तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी हुआ, और तराइन के इसी द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के जो सेनापति थे गोविंद राय या खांडे राव, वो मारे गए। इसके बाद वह तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाया। पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर युद्ध स्थल से भागने का प्रयास किए, लेकिन अंत में पकड़े गए और उन्हें बंदी बनाया गया। बंदी बनाकर अजमेर ले गया। वहाँ पृथ्वीराज तृतीय ने अधीनता गोरी की स्वीकार कर ली और एक अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर में शासन करने लगे। लेकिन संभवतः विद्रोह करने का प्रयास किए, इसलिए मार दिए गए। फिर इनके गोरी फिर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण अभी स्थापित नहीं करता है। इनके पुत्र गोविंद राज को वहाँ शासक नियुक्त किया और दिल्ली में इनके भाई को शासक नियुक्त किया। लेकिन जो हरिराज थे पृथ्वीराज के भाई, उन्होंने गोविंद राज को अजमेर से भगा दिया और 2 बार वो प्रयास किए अजमेर पर अधिकार करने का, लेकिन दोनों बार ऐबक ने उन्हें पराजित कर दिया। अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो 1191, 1192, फिर 1194 में आता है और चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। इसके बाद गोरी 1195-96 में आता है, 1195-96 में भी आया। फिर जो है इसके बाद वह 1205 में अंधखुद के युद्ध में पराजित हुआ ख्वारिज्म शासकों से। ईरान के शासक थे ख्वारिज्म शाह, तो उनसे पराजित हुआ। हालांकि उसके बाद पुनः भारत आया, यहाँ पराजित हुआ, तब लाहौर में विद्रोह हो गया था। इस विद्रोह को शांत करने के लिए आया और यही उसकी अंतिम आक्रमण था। यहाँ 92 के बाद उसने यहाँ ऐबक को यहाँ का प्रबंधन के लिए नियुक्त कर दिया दिल्ली से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 यूरोपीय कंपनी और किला, किस कंपनी का कौन सा किला है? तो इस सूची को आप सम्मिलित कर दें। यूरोपीय कंपनी और संबंधित किला गुड इवनिंग किशन संदेश जी, चंद्रशेखर पांडे जी, आंसर आया। यहाँ ये फोर्ट सेंट डेविड, यह जो है आपके दक्षिण का किला है और आपके मद्रास के नीचे दक्षिण में फोर्ट फोर्ट लुई, यह किला जो है किसका है? यह फ्रांसीसियों का किला है, पांडिचेरी, जो आपकी पांडिचेरी में उनका जो किला था। गुस्तवास्तु, यह जो है डचों का किला है, डचों ने इस किले को बंगाल में स्थापित कराया था। सेंट एंजेलो फोर्ट, यह पुर्तगालियों का किला है कन्नूर में,
इसे स्थापित कराया गया था। तो अंग्रेज कंपनी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। ठीक, 1 2 3 4। अंग्रेजी कंपनी के और किले जो हैं, फोर्ट सेंट डेविड, ये डेविड किला, फोर्ट डेविड कहाँ है? फोर्ट डेविड मद्रास वाला है। और फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम ये कहाँ है? ये कलकत्ता वाला है, ये कलकत्ता का किला है, फोर्ट विलियम कलकत्ता। और अच्छा डेविड तो यह है ही, डेविड तो उसके नीचे। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास वाले किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास वाले का फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक, तो ये 5-6 किले जो महत्वपूर्ण है। ठीक है किशन संदेश जी, ए आंसर बिल्कुल सही। आइए, फैजाबाद की संधि, वारन हेस्टिंग्स, क्योंकि ये जो है टॉपिक वाइज चल रहा है, तो इस समय यूरोपीय कंपनियां और बंगाल ये मॉडर्न में है, मिडवल में आपका गजनवी गोरी और सूफी आंदोलन। तो फैजाबाद की संधि अगले पेपर में इसके ठीक आगे, मिडवल में भी इसके ठीक आगे, और हो सकता है कि मुगल, मिडवल में मुगल और सल्तनत दोनों चले, मुगल में भी आपको बाबर हुमायूं से शुरू करें और मॉडर्न जो चल रहा है वो चलेगा ही। फैजाबाद की संधि वारन हेस्टिंग्स के काल में किससे हुई थी? फैजाबाद की संधि 1775 की संधि फैजाबाद की, यह किसके साथ हुई थी? वारन हेस्टिंग्स के समय में यह संधि हुई है। और वारन हेस्टिंग्स में के समय में यह जो संधि हुई यह किसके साथ हुई थी? तो किसके साथ यह संधि हुई? यह संधि अवध के नवाब के साथ हुई थी। अवध के नवाब के साथ एक संधि आपकी इलाहाबाद की संधि पहले ही हो चुकी थी। तो इलाहाबाद की संधि के बाद जब वारन हेस्टिंग्स आया तो उसने भी एक संधि करने का प्रयास किया, बनारस की संधि और फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि, बनारस की संधि, फैजाबाद की संधि, ये सभी संधियां अवध के नवाब से संबंधित हैं। ये दोनों संधियां वारन हेस्टिंग्स के काल में हुई, वारन हेस्टिंग्स के काल में हुई। और इसको आप जानते ही हैं, क्लाइव ने किया था। ठीक, पुर्तगाली कंपनी का सबसे पहले किस मुगल बादशाह के साथ संघर्ष हुआ था? पुर्तगाली कंपनी का सबसे पहले किस मुगल बादशाह के साथ संघर्ष? अच्छा अच्छा अच्छा, बधाई हो। किसान संदेश, अच्छा अच्छा, समझ गए समझ। इसका आंसर पुर्तगाली कंपनी का सबसे पहले किस मुगल बादशाह से संघर्ष हुआ था? पुर्तगाली कंपनी आई किसके काल में? पुर्तगाली कंपनी भारत कब आती है? पुर्तगाली कंपनी पहले जहाज जो है वास्को डी गामा, उसके बाद पहली कंपनी जो स्थापित हुई 1503। अकबर के समय में इनके संबंध मधुर हैं। संघर्ष यहाँ से प्रारंभ होता है। सबसे पहला संघर्ष जहांगीर से प्रारंभ हुआ, इसके बाद ये कड़ी यहाँ भी आती है। और यहाँ 1632 में हुगली में कासिम खां ने हुगली में पुर्तगालियों को पराजित किया और हुगली उनसे खाली करा लिया। जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने आगरा वगैरह में जो गिरजाघर थे उनको बंद करा दिया।
इनके संघर्ष का कारण, शाहजहां के संघर्ष का जो कारण है वो क्या है, वो ये है, इनके कई कारण हैं। एक तो जब ये युवराज थे तब ये गुजरात प्रांत के, सूरत के प्रांतपति भी थे। उस समय पुर्तगालियों से इनके अच्छे संबंध थे। लेकिन जब उत्तराधिकार, जब इन्होंने जहांगीर से विद्रोह किया था और विद्रोह करके भाग रहे थे, तब ये पुर्तगालियों से सहायता की अपेक्षा किए थे। पुर्तगालियों से सहायता नहीं मिल पाई थी, तो एक तो इस बात से खुन्नस थी। दूसरी, जब बादशाह बने तब पुर्तगालियों ने इन्हें उपहार नहीं भेजा, इन्हें उपहार नहीं भेजा, उससे खफा थे। दूसरा, पुर्तगालियों ने हुगली से मुमताज बेगम के लिए कुछ दासियां आ रही थीं, उन दासियों को पुर्तगालियों ने लूट लिया और वहाँ ये लोग धर्मांतरण करा रहे थे। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने में अधिक सक्रिय थे पुर्तगाली, तो इससे भी जनता की शिकायतें पहले से थी। मुस्लिमों को ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो इससे भी जनता को शिकायतें थी। तो इसने वहाँ के जो गवर्नर कासिम खां थे उनको आदेश दिया कि हुगली खाली करा लो, तो हुगली खाली करा लिए। ठीक। अकबर के समय में तो पुर्तगालियों के समय में अनेक जो ईसाई मिशनरियाँ थीं वो आई थीं, 3 ईसाई मिशनरियाँ इनके समय में आई हैं। तो यहाँ तो संबंध मधुर हैं। और अकबर को एक जहाज़ पुर्तगालियों ने, क्योंकि इनकी जो कार्टेज आर्मडा व्यवस्था है, जो इनका कार्टेज आर्मडा व्यवस्था है, कार्टेज आर्मडा जो व्यवस्था है, इसमें इसका मतलब ये था कि इधर से जो आपकी फारस की खाड़ी से अगर कोई भी जहाज, लाल सागर में तो इनका अधिकार नहीं था, लेकिन फारस की खाड़ी पर इनका अधिकार है पुर्तगालियों का, तो इधर से अगर कोई भी जहाज जाता है तो इनके बिना अनुमति के, इनसे बिना परमिट लिए कोई जहाज नहीं जा सकता है। लेकिन पुर्तगालियों ने वर्ष में एक जहाज मुग़ल बादशाह को, एक जहाज मुग़ल बादशाह को मुफ्त बिना परमिट के जाने की अनुमति दी थी। पुर्तगालियों के किलों को ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों का सबसे पहला किला 1503 कोचीन, दूसरा 1505 कन्नूर, फिर इनके महत्वपूर्ण किलों में 1534 वाशिन, 1535 में इन लोगों ने कहाँ अधिकार किया, दीव पर, और 1553 में दमन पर अधिकार किया। ऐसे ही ये लोग 1611 में यहाँ हरमुज बंदरगाह पर अधिकार कर चुके हैं। इधर आपके मलक्का पर ये 1615 में अधिकार कर चुके हैं। इनका हुगली में भी एक कोठी थी, बंगाल में भी। तो इस प्रकार पुर्तगालियों ने भारत को दिया क्या, तो पुर्तगालियों ने भारत को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दी वो आपका प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, और गोवा में सबसे पहले, उसके बाद आपका आलू, लाल मिर्च, अनानास, तंबाकू, ये सब पुर्तगालियों के माध्यम से ही भारत आया। अंग्रेजी कंपनी को बम्बई कब प्राप्त हुआ? प्रश्न बहुत ही आसान है, उत्तर सबसे मिल जाना चाहिए। उत्तर इसका जल्दी आए। अंग्रेजी कंपनी को बम्बई कब प्राप्त हुआ था? सी, किसान संदेश सी, इसी का आंसर है कि पहले वाले का? बम्बई कब मिला था कंपनी को? पांचवे का आंसर नहीं, 1668। ये बम्बई प्राप्त किससे हुआ था? तो बम्बई जो प्राप्त हुआ, चार्ल्स द्वितीय का विवाह
ब्रिटिश युवराज जो हैं चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से 1661 में हुआ। कैथरीन से यह विवाह हुआ। इसी विवाह में के दौरान उन्हें दहेज में बम्बई मिला, क्योंकि बम्बई पर पुर्तगालियों का अधिकार था। हालांकि इस समय पुर्तगाल स्वतंत्र नहीं है, स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार हो गया है। तो एक तरह से कहें तो स्पेन ने बम्बई चार्ल्स को दी। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई कहाँ से मिला? इनको बम्बई मिला स्पेन से। पुर्तगाली राजकुमारी हैं कैथरीन और पुर्तगाल स्पेन के अधीन है। तो पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के दौरान इन्हें बम्बई मिला। अब चार्ल्स द्वितीय बम्बई लेके करेंगे क्या? तो इन्होंने 1668 में बम्बई को क्या किया? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। तो 1668 में कंपनी का बम्बई पर अधिकार हो गया और यही बम्बई 1687 में प्रमुख केंद्र बन गया ब्रिटिश कंपनी का। 1687 में प्रमुख केंद्र ब्रिटिश कंपनी का यह बम्बई बन गया। अब सूरत जो प्रमुख केंद्र था उसकी जगह बम्बई बन गया। अब सूरत को जो है गोदाम के रूप में यूज किया जाने लगा। ठीक, आगे चलें। 6 नंबर क्वेश्चन पे, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कोरोमंडल जो तट है, कोरोमंडल तट जो पूर्वी तट है, उससे डच क्या निर्यात करते थे? किस वस्तु का निर्यात करते थे भारत से? तो यहाँ डचों के निर्यात की जो वस्तु है वह आपकी वस्त्र को आधुनिक भारत में, हालांकि वस्त्र तो पहले से ही निर्यात होता था भारत से, लेकिन आधुनिक संदर्भ में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने वाले डच हैं। निर्यात की वस्तु बनाने वाले डच हैं। दरअसल डचों का जो ध्यान था, डच कंपनी कब स्थापित हुई थी? डच कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी। डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। यूनाइटेड कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से यह कंपनी स्थापित हुई थी और इसने भारत में भी कुछ स्थानों पे अपनी कोठियाँ बनाई थी, जैसे आपके मछलीपट्टनम है इनकी कोठी, बंगाल में भी अनेक कोठियाँ इनकी हैं। पिपली सबसे पहली कोठी इनकी 1627 में इन लोगों ने बंगाल में स्थापित की थी। उसके बाद कासिम बाजार है, बालासोर है, पटना है, नेगपट्टनम, तो इन लोगों की कोठियाँ हैं। इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य था मसाला का व्यापार करना। सबका प्रमुख है, इनका भी प्रमुख है। मसाला मिलता कहाँ है सर्वाधिक? वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मिलता है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये अपने को कंसंट्रेट कर लिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये अपने को केंद्रित किए। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को किसकी आवश्यकता थी? वस्त्र की। तो भारत से वस्त्र वहाँ निर्यात करते थे और वहाँ से मसाला लेकर फिर यूरोप भेज देते थे। तो इस संदर्भ में वस्तुओं की डचों का ही एक महत्वपूर्ण योगदान है कि इन लोगों ने कासिम बाजार में कपड़ा बनाने की एक फैक्ट्री, सूत बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कासिम बाजार में, जिसमें लगभग 3000 मजदूर, 3000 कारीगर कार्य करते थे। तो निर्माण कार्य शुरू करना, क्योंकि अन्य कंपनियां निर्माण कार्य नहीं कर रही हैं, यहाँ से बनी बनाई चीज़ें वो ले जाते हैं, यहाँ निर्माण नहीं करा रहे हैं, लेकिन यह कार्य सबसे पहले
डचों ने कासिम बाजार से किया। ठीक। अब यूरोपीय जो अंग्रेजी कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, वो बंगाल से किस चीज़ का निर्यात करती है? बंगाल से यूरोपीय कंपनी प्रारंभ में किस चीज़ का निर्यात करती थी? तो बंगाल से ब्रिटिश कंपनी जो निर्यात करती थी, यह भी प्रश्न आपको पूछा जाता है बार बार। रेशम, फूटकर बेचने के लिए सूती वस्त्र, फूटकर बेचने के लिए सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सोरा, सोरा चीनी, ये 4 वस्तुएं हैं जो ब्रिटिश कंपनी निर्यात करती थी बंगाल से। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब प्राप्त हुआ था? सुनहला फरमान कब प्राप्त हुआ था? सुनहला फरमान जो है यह गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था ब्रिटिश कंपनी को। तो यह कब प्राप्त हुआ था? अब इतना संकेत मिल गया कि गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। तो ब्रिटिश कंपनी को यह फरमान गोलकुंडा से कब प्राप्त हुआ था? तो इसको आप जल्दी आंसर दे दें। बहुत ही आसान सवाल है, बार बार पूछा गया हुआ सवाल है, तो इसलिए इसका आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेवन का गोलकुंडा पूर्वी तट पे गोलकुंडा से, क्योंकि बहमनी साम्राज्य जो है, कल संभवतः बात हुई थी, बहमनी साम्राज्य से कुछ राज्य अलग हुए थे। बहमनी साम्राज्य का जब विखंडन हुआ तो उसमें गोलकुंडा राज्य बना, आपके अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर, तो ये सारे राज्य उसी बहमनी से बने थे। तो इसका आंसर आपका 1632 गोल्डन फरमान। इस फरमान में यह कहा गया था कि 500 पगोड़ा, वहाँ की मुद्रा थी गोलकुंडा में जो चलती थी, 500 पगोड़ा वार्षिक देकर कंपनी गोलकुंडा के बंदरगाहों से मुफ्त व्यापार कर सकती है। गोलकुंडा के बंदरगाहों से मुफ्त व्यापार कर सकती है, गोलकुंडा के बंदरगाहों से मुफ्त व्यापार कर सकती है। तो इस फरमान के चलते क्या 500 पगोड़ा में उन्हें यहाँ गोलकुंडा के बंदरगाहों से, जितने भी बंदरगाह थे, सबसे व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो यह एक बड़ी अनुमति थी, इसलिए गोल्डन फरमान कहा गया। हालांकि इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ डच सक्रिय थे, तो इसलिए अंग्रेज़ों को अंत में 1639 में कहाँ क्या प्राप्त करना पड़ा? मद्रास को प्राप्त करना पड़ा चंद्रगिरी के शासक से, और तब जाके इन्हें एक अच्छी जगह मिली पूर्वी तट पे, तो मद्रास इनका प्रमुख स्थल बन गया। ब्रिटिश कंपनी ने अन्य जो कोठियाँ, आपके महत्वपूर्ण जो इनकी कोठियाँ हैं, 1608 में सूरत में कोठी बनाने का प्रयत्न किया गया। 1613 में इसे औपचारिक मान्यता मिली जहांगीर के समय। इसके बाद 1611 में, इसके 1613 से पहले ही मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में इन लोगों ने कोठियाँ स्थापित कर ली। 1651 में हुगली में इन्हें कोठी बनाने की अनुमति मिली। इसके पहले ये 1622 तक आपके अहमदाबाद, आगरा आदि में कोठियाँ स्थापित कर चुके हैं। 1668 में आपने देखा ही कि बम्बई मिल गया, और फिर ठीक, तो अंग्रेजी कंपनी की ये कोठियाँ 1632 में इनका फरमान यहाँ से मिला। और 1651 में क्या हुआ? 1651 में यहाँ इन्हें किससे, बंगाल में पहली कोठी इनकी हुगली में स्थापित हुई 1651 में। किसने अनुमति दी? तो बंगाल के जो उस समय नवाब थे शाहसुजा ने यह अनुमति दी थी, और इसी समय यह भी कहा था कि 3000 रुपया वार्षिक देकर आप बंगाल के बंदरगाहों से व्यापार कर सकते हैं। तो एक
बड़ी रियायत इनको यहाँ से बंगाल से 1651 में मिल गई। अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? मीर जुमला औरंगजेब, मुर्शिद कुली खां, शाइस्ता खां। एट का आंसर एट का आंसर अंग्रेजी कंपनी के विषय में 2-3 कथन बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से ये एक कथन भी महत्वपूर्ण है। और इस कथन को कहा है किसने? इस कथन को कहने वाले हैं शाइस्ता खां। शाइस्ता खां 1672 में कंपनी को 1672 में कंपनी को पुनः 3000 रुपये वार्षिक देकर व्यापार की अनुमति दे दिए थे, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि यह एक कुत्सित या झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। कंपनी के संदर्भ में आपने देखा था कि अलीवर्दी खां जो बंगाल के नवाब थे, अलीवर्दी खां ने क्या कहा था? अलीवर्दी खां ने कंपनी के विषय में जो कहा था वो बात कल हुई थी। इन्होंने कंपनी की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी। मधुमक्खियों से की थी। इन्होंने कंपनी की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि अगर इन्हें नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगी और छेड़ोगे तो काट कर मार डालेंगी। तो यह कथन अलीवर्दी खां का है, यह कथन शाइस्ता खां का है। 1672 में शाइस्ता खां ने यह रियायत जो 1651 में दी गई थी, बीच के नवाब उसे देने पे सहमत नहीं थे, फिर शाइस्ता खां ने उसे दिया। आगे इब्राहिम खां आते हैं, उन्होंने भी कंपनी को रियायतें दी। ठीक, नॉरिश मिशन को औरंगजेब के दरबार में किसने भेजा था? नॉरिश मिशन को औरंगजेब के दरबार में किसने भेजा था? तो नॉरिश मिशन दरअसल 1688 में ब्रिटेन में एक क्रांति हुई थी। विलियम तृतीय और मैरी को शासक बनाया गया, जेम्स द्वितीय को हटाकर, और उसे रक्तहीन ब्रिटेन की क्रांति। और इसी समय यह जो क्रांति है यह मूलाधिकारों और संसद के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सभी शक्तियां संसद के पास आ गई। तो यहाँ इसी क्रांति के समय उदारवादी दलों का वर्चस्व संसद पे स्थापित हुआ और उन्होंने क्या किया कि 1688 में इससे प्रेरित होकर कुछ व्यापारियों ने एक न्यू कंपनी के नाम से एक नई कंपनी का गठन किया। दरअसल 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने जो फरमान जारी किया था ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी का गठन आपका 99 में ही हो गया है, 1599 में ही। 1600 में एलिजाबेथ ने उसे 15 वर्षों के लिए, अगले 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया। इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन से, भारत से या पूर्वी देशों से कोई भी
पूर्वी देशों या भारत से सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी या अन्य कोई व्यक्ति यहाँ इन क्षेत्रों से व्यापार नहीं कर सकता। तो उस समय कंपनी का जो नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस नाम से वो कंपनी गठित हुई थी 1599 में। लेकिन यहाँ क्रांति के बाद एक कंपनी न्यू कंपनी के नाम से नई कंपनी गठित हो गई। हालांकि बाद के शासकों ने भी, जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने भी कंपनी को अनेक रियायतें दी थी, चार्ल्स द्वितीय ने भी दिया था। लेकिन अभी ये माना जाता था कि कंपनी का ही एकाधिकार है, इसी कंपनी का एकाधिकार है यहाँ से व्यापार का। न्यू कंपनी जब गठित हुई तो न्यू कंपनी को इस कंपनी ने, जो यूनाइटेड द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज बनी है, यह व्यापारी से नहीं करने दी, रोक दी। तब 1694 में संसद ने एक कानून बनाया और कहा कि जब तक मना न किया जाए तब तक कोई भी भारत से व्यापार कर सकता है। तब इससे प्रोत्साहित होकर 1698 में अनेक दो कंपनियां और बनी 1698 में, जनरल सोसाइटी और जो एक कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग ईस्ट इंडी, ब्रिटिश कंपनी ट्रेड इन ईस्ट नाम से एक कंपनी बनी। वह कंपनी विलियम तृतीय की थी। एक तो जनरल सोसाइटी बनी, जनरल सोसाइटी, और एक ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट नाम से बनी। तो इसी कंपनी के दूत के रूप में मॉरिसन आए थे, नॉरिस आए थे, सॉरी नॉरिस इसी कंपनी के दूत के रूप में आए थे। और दूत ये किसके हैं? विलियम तृतीय के हैं। विलियम तृतीय क्या हैं? ब्रिटेन के सम्राट हैं, ब्रिटेन के उस समय सम्राट थे। और यह 1698 में कंपनी, यह दूत मंडल आया था औरंगजेब के दरबार में, हालांकि बहुत रियायतें नहीं प्राप्त कर पाया। ठीक, तो यह विलियम तृतीय के संदर्भ में। अब ये जो तीन कंपनियां आपको दिख रही हैं, तो अब क्या हुआ कि ये नई कंपनियां हैं, व्यापारिक अनुभव नहीं है, तो इनको बहुत लाभ नहीं मिला। तो अब इनका विलय, क्योंकि आपस में ये प्रतिस्पर्धा करती थी, तो इनके विलय की चर्चा शुरू हुई। और 1708 में इन सभी का विलय उस पुरानी कंपनी में कर दिया गया। और तब उस पुरानी कंपनी का नाम क्या रखा गया? गोडल्फिन के प्रयत्नों से यह विलय हुआ और 1708 में इसे कहा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ठीक, तो यह यूनाइटेड कंपनी बन गई। 1833 चार्टर एक्ट आया तो इस बड़े से नाम को ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 1833 चार्टर एक्ट में इसे एक शॉर्ट नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, एक मिशन तो यह है। दूसरा एक मिशन शारमन मिशन है। शारमन मिशन 1715 में आया था। 1715 में यह शारमन मिशन आया था और मुगल बादशाह फारुखशियर के दरबार में आया था। कंपनी का दूतमंडल है और इसी दूतमंडल को फारुखशियर ने इसी दूतमंडल के प्रयत्नों से 1717 का फरमान जारी किया था। 1717 का फरमान जारी किया था। कंपनी को अनेक रियायतें इसमें दी गई थी और इसी 1717 के फरमान को ओम्स कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इस 1717 फरमान को किसने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा? ओम्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। कंपनी का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र। इस फरमान में क्या कहा गया? इस फरमान में, इसमें हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था और माना जाता है कि उसने फारुखशियर के एक लाइलाज रोग से मुक्त किया था। इससे प्रसन्न होकर फारुखशियर ने यह फरमान जारी किया था। और आर्मेनियन एक द्विभाषिया भी गोरदूज नाम से इस शिष्टमंडल में था। तो इस शिष्टमंडल में कहा गया कि 3000 रुपया वार्षिक आप देकर बंगाल से व्यापार कर सकते हैं। 10,000 रुपया वार्षिक देकर सूरत से आप कर सकते हैं। अहमदाबाद से जो आपका व्यापार होता था वो चलता रहेगा। साथ में यह भी कहा गया कि बम्बई टकसाल
से कंपनी जो सिक्के जारी करती है वह अब पूरे मुगल साम्राज्य में लागू होगा। मतलब वो सिक्का पूरे मुगल साम्राज्य में प्रभावी रहेगा, कहीं भी उसको लिया दिया जा सकता है। पहले वो कलकत्ता में नहीं चलता था। तो इस फरमान के माध्यम से ये बातें कही गई। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद में 2 संधियां हुई हैं। इलाहाबाद की 2 संधियां हैं। इलाहाबाद में कितनी संधियां हुई? 2 संधियां हुई। प्रथम संधि किससे हुई? प्रथम संधि हुई आपकी कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। शाह आलम द्वितीय से हुई। और दूसरी जो संधि है, यह संधि किससे हुई? यह संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला और आपके कंपनी से। ठीक। प्रथम संधि जो हुई बी प्रकाश चंद्र जी 16 अगस्त 1765 को द्वितीय संधि, 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि। ठीक। तो इस प्रथम संधि में क्या कहा गया? प्रथम संधि में जो बात कही गई थी वह क्या थी? प्रथम संधि में कहा गया कि शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी? कंपनी को दे दी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। ये दीवानी अब कंपनी को मिल गई। अब एक व्यापारिक कंपनी है। अब यहाँ से आकर कंपनी क्या बन गई? एक प्रशासकीय सत्ता बन गई, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ व्यापारिक थी। अब वो एक मुगल अधिकारी बन गई, मुगल दीवान बन गई। तो दीवानी यहाँ से मिल गई। और इसी में कहा गया कि मुगल बादशाह दरअसल इस समय दिल्ली है नहीं, भगोड़ा के रूप में वो बिहार में रहते थे, तो उन्हें रहने के लिए एक स्थान चाहिए। तो इस अवध के नवाब क्या करेंगे? नवाब इलाहाबाद और कड़ा का जिला मुगल बादशाह को देंगे, और कड़ा का जिला मुगल बादशाह को देंगे, ये यहाँ रह सके, तो ये इनको दिया जाएगा। साथ में ये कहा गया कि इनके खर्चे के लिए कंपनी जो है इन्हें 26 लाख रुपया वार्षिक देगी इनके, क्योंकि भाई दीवान है, कंपनी इनकी दीवान है। तो दीवान यानी पूरे राजस्व पर उसका अधिकार है, तो जो भी आय उसे प्राप्त होगी उसमें से 26 लाख रुपये वो मुगल बादशाह को देगी। इतनी बात इस प्रथम संधि से कही गई। द्वितीय संधि में क्या कहा गया? द्वितीय संधि जो हुई वो नवाब से हुई। तो अवध के नवाब से हुई, शुजाउद्दौला से हुई। तो उनसे क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि इलाहाबाद और कड़ा का जिला दे दीजिए, इलाहाबाद और कड़ा का जिला मुगल बादशाह के लिए दे दीजिए। और साथ में मुफ्त व्यापार। अब कंपनी अवध के साथ क्या करेगी? मुफ्त व्यापार करेगी। और युद्ध हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में दीजिए। और बनारस के जो जमींदार हैं बलवंत सिंह, उनको हमारे संरक्षण में दे दीजिए। अधिकार आपका ही रहेगा, लेकिन संरक्षित हमारे रहेंगे। तो इतनी बात इलाहाबाद की द्वितीय संधि से कही गई। इलाहाबाद की प्रथम संधि में एक बात और थी कि जो बंगाल दीवानी जो प्रदान की गई थी, तो बंगाल में निजाम भी है।
तो बंगाल का जो नवाब है उसके पास धन कहाँ से आएगा, उसके खर्चे के लिए धन कहाँ से आएगा। तो उसमें कहा गया कि कंपनी 53 लाख रुपया वार्षिक नवाब को देगी। 26 लाख रुपया किसे देगी, वो आपके मुगल बादशाह को देगी, और 53 लाख रुपया निजामत कार्य के लिए बंगाल के नवाब को देगी। ठीक, ये आपके ये दो डेट्स भी, इन दो डेट्स के विषय में बताएं। ये डेट्स कुछ याद आ रहा है, कौन सा डेट है ये? 22 अक्टूबर 1764 और 20 जून 1757, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, इनको भी ध्यान रखिए। ये बक्सर युद्ध का डेट है, बक्सर युद्ध का ये डेट है, और ये डेट पलासी युद्ध का है। ठीक, आगे चला जाए। भारत में किसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? भारत में किसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन कासिम, ऐबक बलबन। कोई आंसर आएगा? बी, डी बलवन, बी अमरिंदर जी, बी प्रकाश चंदा जी, डी। बी आंसर मोहम्मद बिन कासिम। अरबों का आक्रमण भारत पर सबसे पहले देवल सिंध पर हुआ था 1636 में। हालांकि वो एक पहला आक्रमण 1636 में हुआ है। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो आक्रमण सिंध पर किया गया, तो यहाँ इन्होंने दाहिर, सिंध का जो शासक दाहिर था, उसको इन्होंने पराजित किया। पहला आक्रमण इनका देवल पर हुआ था, इस स्थान को ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने दाहिर को पराजित किया और यहाँ इन लोगों ने सिंध पर अधिकार कर लिया, और इसी दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। तो पहला जजिया कर लगाया अरबों ने। ठीक, चला जा आगे। इल्तुतमिश किस वंश का था? इसको आप भामनी नहीं यामिनी पढ़िएगा, यामिनी। यामिनी मोहम्मद बिन इल्तुतमिश किस वंश का था? आपका यामिनी, संसवनी, शमशी। यह जो वंश है यामिनी वंश, यह है आपका गजनवी का वंश। यह वंश गोरी का वंश है। यह वंश इल्तुतमिश का है। ठीक, यामिनी वंश का गजनवी था, और यामिनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने एक तरह की थी, अल्पतगीन ने की थी। और महमूद गजनवी जो है वो सुबुक्तगीन का पुत्र है, तो बाद में उनके उत्तराधिकारी हैं। ठीक, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया? निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया? तो खलीफा की सत्ता को स्वीकार सभी लोग करते हैं लगभग। सिर्फ एक अपवाद है जो खलीफा की सत्ता को नहीं स्वीकार करता है।
हालांकि कुछ ही लोग मानपत्र प्राप्त किए सल्तनत काल में, मुगल काल में कोई नहीं करता है। मुगल काल में वो खुद को बादशाह कहते हैं, वो किसी के अधीन नहीं है। लेकिन ये लोग सल्तनत कालीन शासक अपने को किसका, खलीफा का प्रतिनिधि मानते थे, खलीफा के प्रतिनिधि मानते थे। तो इल्तुतमिश भी मानपत्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया। गजनवी को भी मानपत्र मिला था। यामिनी उद दौला खलीफा से ही उसे उपाधि मिली थी। यहाँ बलबन भी मानपत्र प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन खलीफा की सत्ता को नकारा भी नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक प्रारंभ में नहीं मान रहा है, लेकिन बाद में उसने मानपत्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया और अलमतशीर से उसने मानपत्र भी प्राप्त किया। मिस्र के एक खलीफा के वंशज को बुलाया भी, गियासुद्दीन को, और उसके पैर को अपने गर्दन पे रखा। तो ये सब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, लेकिन मुबारक खलजी ने स्वयं को अपने को खलीफा घोषित किया, या अपने को स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो इस प्रकार यह इस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक, चलें आगे। खलीफा के सत्ता से मतलब क्या है? खलीफा क्या माना जाता है मुस्लिम समाज में? मुस्लिम समाज में खलीफा जो है यह राजनीतिक प्रमुख भी है और साथ में धार्मिक प्रमुख भी है। दोनों सत्ताएं इसके पास है, धार्मिक प्रमुख भी है और राजनीतिक प्रमुख भी है। जब अधिक क्षेत्र विस्तृत हो गया, जब मक्का और मदीना से इनका विस्तार अफ्रीका, एशिया और यूरोपीय कुछ देशों में हो गया, तब अब उतने बड़े क्षेत्र पर एक जगह से शासन करना मुश्किल था। तो भिन्न भिन्न लोगों को इन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। ठीक, निम्न में से कौन महमूद गजनवी का समकालीन था? यहाँ दरअसल ये पेपर आज ही जो है, आप इसको गोपाल माने, ओपाल नहीं, गोपाल। चौदह का आंसर निम्न में से कौन महमूद गजनवी का समकालीन है? मिहिर भोज। सी ऑप्शन गोपाल। सी ऑप्शन अमरिंदर जी की तरफ से, सत्ता जी की तरफ से। ए ऑप्शन मिहिर भोज। विद्याधर ने किसको मारा था? किस गढ़वाल शासक को? किस गढ़वाल का नाम? हाँ, जो परमार शासक हैं। यहाँ भोज 8वीं शताब्दी के, 8वीं-9वीं शताब्दी के शासक हैं। गोपाल भी इन्हीं के थोड़ा सा पहले हैं, और परांतक भी आपके लगभग 10वीं शताब्दी के शासक हैं। और ये गजनवी किस शताब्दी का है? 11वीं शताब्दी का शासक। 998 में यह सुल्तान बनता है। तो यहाँ ये समकालीन है इसके विद्याधर। अब विद्याधर ने क्या किया वो घटना याद कीजिए। इस प्रश्न को आपको याद करने के लिए, इस प्रश्न को करने के लिए इनके डेट्स याद रखना आपको आवश्यक नहीं है, बल्कि विद्याधर का किसके साथ संघर्ष हुआ, एक बड़ा चर्चित संघर्ष हुआ था विद्याधर का, उसी से जोड़ के ये प्रश्न बना हुआ है। राज्यपाल को क्या किया था महमूद गजनवी ने? 1018 में किस पर आक्रमण किया था? कन्नौज पर। और राज्यपाल राजधानी छोड़कर भाग गए थे। महमूद ने राजधानी को लूटा और निश्चिंत होकर फिर वापस गया। राज्यपाल ने विरोध नहीं किया। तब विद्याधर ने
राज्यपाल पे आक्रमण करके इनको मारा था। ठीक, तो प्रश्न को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखिए तो वहाँ से भी आंसर आपको खोजने में आसानी होगी। ठीक, गजनवी गंगा घाटी में सबसे पहले कब प्रवेश किया था? गजनवी गंगा घाटी में हेनरी एलियट कहते हैं कि गजनवी ने भारत पे 17 आक्रमण किए। अधिकांश इतिहासकार उसके 12 आक्रमणों से सहमत होते हैं, फिर भी माना जाता है कि 17 आक्रमण किया उसने। तो 17 आक्रमणों का जो दौर शुरू हुआ, सबसे पहला आक्रमण कब हुआ, कहाँ हुआ, और आपका गंगा घाटी में उसने कब प्रवेश किया? तो सबसे पहला जो उसका आक्रमण हुआ वो आपके 1000 और 1001 में हुआ। 1000 में उसने सीमावर्ती दुर्गों को जीता, कुछ किलों को जीता, और मूल रूप से 1001 में वह हिंदू शाही राज्य से उसका संघर्ष हुआ। हिंदू शाही राज्य पंजाब में शासन करता था, तो पंजाब में हिंदू शाही राज्य का शासन था और वहाँ जयपाल शासक थे, तो वहाँ उन लोगों से संघर्ष हुआ। जयपाल के बाद आनंदपाल वहाँ के शासक हुए, फिर त्रिलोचन पाल शासक हुए, फिर भीमपाल शासक हुए, और अंततः भीमपाल 1020 में भीमपाल का देहांत हो गया। उसके बाद पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया। इसी बीच उसने अन्य आक्रमण भी किया अन्य जगहों पे। 1018 ईस्वी में गजनवी बुलंदशहर, कन्नौज, मथुरा, इन सब पर आक्रमण करता है। इन सब पर आक्रमण गजनवी कब करता है? आपका 1018 में करता है, और ये सभी स्थान आपके गंगा घाटी के। तो कन्नौज गंगा घाटी का स्थान है, तो यहाँ पे वो आक्रमण, यहाँ के शासक आपके राज्यपाल हैं, यहाँ कुरुक्षचंद नामक एक शासक मिलता है, और यहीं पर उसने कोक्कल द्वितीय, जो कलचुरी शासक है कोक्कल द्वितीय, उसको भी यहीं पर उसने पराजित किया था। गजनवी के जो आक्रमण है, गजनवी को 1015 ईस्वी में एक असफलता मिली थी। पहली इसकी असफलता थी यह कश्मीर में मिली थी, कश्मीर में यह सफल नहीं हो पाया था। और दूसरी जो असफलता मिली यह 1018 में कन्नौज पर जब आक्रमण किया, कन्नौज को लूटा, तो वहाँ के शासक राज्यपाल भाग गए। तो भागने के बाद जब वो भाग गए तब विद्याधर ने उनकी हत्या कर दी। तब इसने विद्याधर पे आक्रमण किया। 1020 में यह आक्रमण हुआ पहला विद्याधर से। इसमें दोनों सेनाएं आमने सामने रहे, कोई युद्ध नहीं हुआ। विद्याधर रात के अंधेरे में लौट गया, हालांकि इसने भी फिर आक्रमण नहीं किया। फिर इसने 21-22 में एक आक्रमण किया। इस बार संभवतः विद्याधर से संधि हो गई, और माना जाता है कि 15 किला गजनवी ने विद्याधर को दिया भी। तो एक संधि जो है आपका जिस शासक से हुई उससे विद्याधर की हुई, अन्य सभी शासकों को उसने पराजित किया था। 1025 में इसका जो आक्रमण है सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण। इसके पहले 1014 में इसने थानेश्वर को लूटा था। 1025 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया, और यहाँ जो है मुल्लाज शासक थे, ये छोड़ के भाग गए। फिर पावर कट की समस्या थोड़ी सी, पावर कट की। तो 1025 में सोमनाथ पे आक्रमण किया, और यहाँ से जब जा रहा था तब जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। तो जाटों को पराजित करने के लिए 1027 में आया और जाटों को पराजित किया। वही उसका अंतिम आक्रमण है। ठीक, तो ये आपके गजनवी से गोरी के जो आक्रमण है, गोरी के आक्रमणों को आपने देखा ही। 1075 में सबसे पहला आक्रमण उसका होता है, और गोरी जब आक्रमण किया तब जो उस समय समकालीन मुल्तान, सिंध और पंजाब के जो शासक हैं, उसमें आपके सिंध पर सुमरू वंश का शासक था। पंजाब में
गजनवी वंश का शासन था, जिसको उसने खुसरो शाह को पराजित किया। ठीक। ये क्लिक करें। कहाँ दिख रहा है? अच्छा ये तो हम लोग किस प्रश्न पे थे? गंगा घाटी पे थे। ठीक, तो गंगा घाटी पे सबसे पहले आक्रमण जो हुआ वो आपका कहाँ गया? दस 18। अब अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित सिद्धांतों में से निम्नलिखित विद्वानों में से किससे इनाम के संदर्भ में क्षमा मांगा था? महमूद गजनवी निम्नलिखित विद्वानों में से किससे इनाम के संदर्भ में क्षमा मांगा था? महमूद गजनवी के दरबार में अनेक विद्वान थे और उसने गजनी में एक पुस्तकालय भी बनवाया था, अजायब घर भी बनवाया था, वहाँ एक विद्यालय भी बनवाया था। तो वह विद्वता का प्रेमी भी था। उसके दरबार में अलबरूनी जो है वह उसी के साथ आता है। 1018-19 में अलबरूनी गजनवी के साथ ही भारत आया, यहाँ लगभग 10 वर्ष रहा। ये जो बैहाकी हैं, बैहाकी भी इसी के दरबार में है और तारीख़ सुबुक्तगीन इन्होंने लिखी है और इन्हें लेनपुल पूर्व का पेप्स कहते हैं। बैहाकी फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। उत्बी ने तारीख़ यामनी लिखी है। तारीख़ यामनी वंश का इतिहास लिखा है, इन्होंने शाहनामा लिखा है। बैहाकी ने तारीख़ सुबुक्तगीन इसके पिता थे गजनवी के, अलबरूनी को आप जानते हैं, किताबुल हिंद। यह जो शाहनामा लिखी गई 16वां प्रश्न, ये जो शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था 1000 पदों का ये ग्रंथ था। तो इस समय गजनवी ने उसे कहा था कि 60,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, लेकिन जब उसने प्रस्तुत किया उसके सामने तो वह स्वर्ण मुद्रा की जगह चांदी की मुद्रा देने को राजी हुआ कि चांदी की मुद्रा देंगे। फिरदौसी ने इसको लेने से इनकार कर दिया। बाद में गजनवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगते हुए उसके पास ये धन भिजवाया, स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई, लेकिन तब तक फिरदौसी का निधन हो चुका था और उसकी पुत्री ने भी यह धन नहीं स्वीकार किया। तो फिरदौसी हैं। ठीक। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने आत्महत्या की थी? निम्न में से किस चौहान शासक ने आत्महत्या की थी?
इस चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, हरिराज, गोविंदराज, विग्रहराज चतुर्थ, इसमें से कौन आत्महत्या करता है? आत्महत्या किसने की है? आत्महत्या करने वाला जो शासक है हरिराज है। आपने देखा कि पृथ्वीराज तृतीय का किससे संघर्ष हुआ? गौरी से संघर्ष हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पराजित हुए। इसके बाद इन्हें अजमेर ये अधीनस्थ शासक के रूप में कार्य करने लगे। इनके बाद यहाँ गोविंदराज, ये जो गोविंदराज हैं ये इनके पुत्र हैं पृथ्वीराज तृतीय के, इन्हें अजमेर का शासक बनाया गया। ये भी गौरी की अधीनता में है। और हरिराज जो हैं पृथ्वीराज के भाई हैं, इन्होंने गोविंदराज को यहाँ से हटाकर स्वतंत्र राज्य के रूप में, यानी गौरी की अधीनता से स्वतंत्र वो राज्य पुनः अजमेर को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रयत्न किए। 2 प्रयत्न किए, लेकिन ऐबक इन प्रयत्नों को सफल नहीं होने दिया और इससे ये अंततः क्या किए? आत्महत्या कर लिए। तो हरिराज है यही। अलबरूनी के अनुसार वाराणसी और कनौज में सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि कौन थी? अलबरूनी के अनुसार वाराणसी और कनौज में सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि कौन थी? तो ये जो लिपियां आपकी दी हुई हैं इसमें आंसर बताएंगे? पैसा नहीं दिया इसलिए। इसमें आपका दिरवारी या इसे आप द्राविड़ी भी आपको कहीं मिलेगा, तो द्राविड़ी भी लिपि है। तो इसमें जो कनौज, वाराणसी और कश्मीर में जो प्रचलित थी, मूल रूप से ये कश्मीर की लिपि है, लेकिन ये प्रचलित है वाराणसी में भी और कनौज में भी। ठीक, तो सिद्ध मातृका यह जो है दक्षिण में प्रचलित थी, अलबरूनी कहता है कि, और यह जो है गुजरात में प्रचलित थी, यह जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में गौरी प्रचलित थी। ठीक, तो अलबरूनी ने लिपियों के अलबरूनी ने भारत के विषय में ढेर सारी चीज़ें बताई हैं। किताबुल हिंद 10 वर्ष भारत रहा था और भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी राजनीतिक वर्णन कम किया है, लेकिन सामाजिक, धार्मिक वर्णन अधिक किया है। तो उसने भारतीय सामाजिक ढांचे को भी बताया है, 4 वर्णों की भी बात बताया है, अछूतों की भी बात बताया है, बढ़ातु को सबसे निम्न, अछूतों में भी सबसे निम्न बताता है। सबसे निम्न किसको बताता है? बढ़ातु। बढ़ातु नामक एक जात थी, इसे बताता है और बताता है कि ये पशुओं के, मृत पशुओं के मांस आदि खाते थे। इसी में डोम्बाद भी हैं, लेकिन सबसे निम्न बढ़ातु है। ब्राह्मणों को बताता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय एक समान है, एक कैटेगरी में है, दूसरी कैटेगरी में आपके शूद्र और वैश्य हैं। बताता है कि शूद्र और वैश्य दोनों एक समान स्थिति में हैं, एक ही तरह के हैं, और इनमें से इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर ये वेद पढ़ते हैं, अगर ऐसा पता लग जाता है तो इनकी जीवा काट ली जाती थी, ऐसा उसने बताया है। यहाँ के संस्कारों का वर्णन किया है, विभिन्न जो संस्कार थे, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, सभी संस्कारों का वर्णन किया है। साथ में यहाँ के जो पर्व हैं, जिसमें होली, दिवाली, रामनवमी, इन सब पर्वों की बात करता है। अनेक मंदिरों की भी बात करता है, मुल्तान के सूर्य मंदिर की बात करता है, वहाँ की जो यात्रा थी सूर्य मंदिर संबंधी, उसका भी उल्लेख करता है। चक्रस्वामी मंदिर का उल्लेख करता है, उनकी मंदिर का उल्लेख करता है। मुल्तान की सूर्य मूर्ति जो थी वो लकड़ी की बनी थी। सामाजिक विषयों में बताता है कि यहाँ के लोग जो है ये मानते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो कहता है कि हालांकि इनके पूर्वज ऐसे नहीं थे, ये अपने देश को सर्वश्रेष्ठ देश मानते हैं, अपने राजा को सर्वश्रेष्ठ राजा मानते हैं। विदेशी आक्रमणों के समय ये एकजुट नहीं होते हैं, और गजनवी की आलोचना भी करता है।
भारत के विषय में बताता है कि यह समृद्ध देश है, लेकिन गजनवी ने उसको लूटा। हालांकि आया गजनवी के समय ही है, और गजनवी ने जब खीवा पर, यह खीवा कराने वाला है, अलबरूनी जो है यह खीवा में इसका जन्म हुआ था, और खीवा पर जब गजनवी ने अधिकार किया तब इसे युद्धबंदी बना लिया गया। अलबरूनी को युद्धबंदी बना लिया गया था, और यह इसकी विद्वता से, गजनी इसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और इसे अपना ज्योतिषी बना लिया। यह अलबरूनी महमूद गजनवी का ज्योतिषी है, और महमूद गजनवी का जो दरबारी कवि है वो फारूकी है। तो गजनवी से जुड़े जितने विद्वान हैं, जिसमें आपने देखा कि फिरदौसी हैं, और कौन था, उत्बी थे, बैहाकी थे, अलबरूनी हैं, तूसी हैं, ये आपके तो इसने इनका वर्णन किया है। साथ में इसने यहाँ के लेखन कला आदि के संदर्भ में भी बात किया है कि यहाँ लोग लिखने से परिचित थे। उत्तर भारत में भोजपत्रों पे लिखते थे, दक्षिण भारत में ताड़ के पत्रों पे लिखते थे, विभिन्न लिपियाँ प्रचलित थी। यहाँ की वर्णमाला में 50 अक्षर थे। तो इन सब बातों का उल्लेख करता है। साथ में कहता है कि भारतीय जो है किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाते हैं, आने के समय अनुमति ज़रूर लेते हैं। हाँ, जैसे क्या होता है कि अमूमन ऐसे पूछ क्या हो रहा है, ऐसे कहते हैं आप घुस गए किसी के घर में, आते हुए कहते हैं कि अच्छा अब चल रहे हैं। तो वही बताता है कि ये लोग पान खाते थे जिससे इनके दांत काले रहते थे। तो इस तरह की अनेक बातें वो बताता है। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मुइजुद्दीन। एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? भारत में एकता व्यवस्था की जो शुरुआत है वो आपकी गोरी ही कर देता है, और गोरी ने जो एकता दी थी ऐबक को, लेकिन एकता को प्रशासकीय संदर्भ में प्रयोग करने का और विशेषकर सामंतवाद को समाप्त करने के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। प्रारंभ गोरी ने कर दिया, लेकिन इसने जिस रूप में उसे लागू किया उसका मकसद था जो भारतीय सामंतवादी व्यवस्था है, सामंत जो है उनको रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू किया इल्तुतमिश ने। किस चिश्ती संत से कहा था कि मेरे मकान में, किस चिश्ती संत ने कहा था कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से चला जाऊंगा। किस चिश्ती सूफी संत ने कहा था कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से चला जाऊंगा? सुल्तान एक दरवाजे से, 2 दरवाजे हैं मकान में, तो इधर से अगर सुल्तान आता है तो हम इधर से निकल जाएंगे। इधर से सुल्तान आया, इधर से संत निकल गए, तो मुलाकात नहीं होगी। कुल कहने का मतलब यह है कि वो किसी सुल्तान से मुलाकात करना नहीं चाहता था। आप जानते ही हैं कि जो सूफी चिश्तिया संप्रदाय के जो संत हैं वो सुल्तानों से दूर रहते थे और विशेषकर धन संग्रह से दूर रहते थे, तो बिल्कुल वो निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। तो इसी संदर्भ में एक संत हैं आपके निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था और इनसे मिलने के लिए अनेक लोग प्रयत्न किए। जलालुद्दीन खिलजी प्रयत्न किए और निजामुद्दीन औलिया के जो प्रमुख शिष्य थे, एक शिष्य उनके अमीर खुसरो भी थे, तो अमीर खुसरो से भी सिफारिश किए जलालुद्दीन औलिया से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अलाउद्दीन भी प्रयत्न किया, अलाउद्दीन को भी उन्होंने
यही कहलवा दिया कि मैं नहीं आ सकता। मुबारक खिलजी ये चाहता कि वो हमारे दरबार में जैसे अन्य उलेमा और संता के दरबार में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, वैसे वो भी आए। तो उन्होंने कहा, उससे भी कहा मुबारक खिलजी से कि मेरे पीर का ये आदेश है सुल्तानों से दूर रहो, इसलिए सुल्तान मुझे क्षमा कीजिए। तो यह कहकर उससे किनारा ले लिए। गियासुद्दीन के संदर्भ में इन्होंने ही कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त। जब गियासुद्दीन ने कहा था कि खाली कर दीजिए, दरअसल कुछ धन इसे दिए गए थे निजामुद्दीन औलिया को, तो इन धनों को इन्होंने बांट दिया। उसने धन की मांग की कि वो धन हमें चाहिए। तो इसी से मतभेद शुरू हुआ। और जब वो बंगाल से आ रहा था गियासुद्दीन, तो पहले ही सूचना भिजवाया कि आप जो है खाली कर दें। तो इन्होंने कहा कि अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली आओ तब तो यही निजामुद्दीन औलिया है। चिश्तिया संतों के विषय में आप जानते ही हैं। चिश्तिया संतों की एक आपकी भारत में इसको शुरू करने वाले अब्दुल्ला चिश्ती तो इसके संस्थापक हैं, लेकिन भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती से शुरू करते हैं। कल भी इसकी बात हुई थी। मोइनुद्दीन चिश्ती से शुरू करते हैं भारत में। और मोइनुद्दीन चिश्ती आए किसके साथ? तो गोरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आए। यहाँ इनके जो शिष्य बने, शिष्य में आपके एक तो हमीदुद्दीन नागौरी हैं, और बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दो शिष्य इनके हैं। इनके शिष्य बख्तियार काकी के शिष्य फरीदुद्दीन है, यानी बाबा फरीद हैं। और इनके शिष्य बाबा फरीद के शिष्य कौन है? बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया हैं। निजामुद्दीन औलिया हैं। और निजामुद्दीन औलिया के अनेक शिष्य हैं, जिसमें एक शिष्य जो दिल्ली से हैं वो आपके नासरुद्दीन, शेख नासिरुद्दीन है। और बंगाल में एक इनके सिराजुद्दीन उस्मानिया है। और इन्हीं के एक शिष्य आपके दक्षिण में बहाउद्दीन गरीब है। इसके बाद चिश्तियों में आपके महत्वपूर्ण जो संत हैं उसमें सलीम चिश्ती हैं, फतेहपुर सिकरी। ये जो हैं बख्तियार काकी दिल्ली में ही रहे। दरअसल इनका संबंध जो है इल्तुतमिश से था, इल्तुतमिश के समय है। और इल्तुतमिश ने इन्हें एक पद देना चाहा, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद नजीमुद्दीन सुहा को उसने वो पद दिया जो इनके विरोधी था। तो इसलिए ये दिल्ली छोड़ना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की जनता जब ये जाने लगे तो आकर इन्हें रोक ली, इनसे प्रार्थना करने लगी कि आप न जाइए। तब इनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें ये कहा कि ठीक तुम दिल्ली ही रहो। तो इसलिए ये दिल्ली रह गए। ये अजोधन रह रहे हैं और निजामुद्दीन औलिया आपके दिल्ली रह रहे हैं। ये नागौर रह रहे हैं, नागौरी नाम से ही है, ये नागौर रह रहे हैं। ये दिल्ली में है। और इनकी जो उपाधि है क्या है? शेख नासरुद्दीन की चिरागे देहलवी। इनकी उपाधि चिरागे देहलवी है, चिरागे देहलवी। ये जब बख्तियार काकी जन्म लिए थे तो ये माना गया कि पूरा कक्ष प्रकाशमय हो गया, और जन्म लेते ही इनका शिष्य खुदा के लिए झुक गया था। तो ये मान्यता इनके संदर्भ में है। इनकी प्रमुख उपाधियाँ ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की, वैसे ही इनकी एक उपाधि है सुल्तान हिंद। मोइनुद्दीन चिश्ती की उपाधि सुल्तान हिंद है। इनकी उपाधि सुल्तान तारिकीन। इनकी उपाधि बख्तियार, ये उपाधि है इनकी, इन्हें द्वारा दी गई थी। इनकी उपाधि गजे शकर। इनकी उपाधियाँ महबूब इलाही, सुल्तान औलिया।
इनकी उपाधि आप देख ही रहे हैं, चिराग देहलवी। इनके जो शिष्य बंगाल में है, सिराजुद्दीन उस्मानी, उसे ये आईने हिंद कहते हैं। तो इन उपाधियों को ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका जो उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। दक्कन में किसने चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाई? दक्कन में यानी दक्षिण में किसने चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाई? तो दक्कन में चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाने वाला, दक्कन जाने वाला जो सबसे बहाउद्दीन गरीब, दक्कन जाने वाला सबसे पहला सूफी संत, ये शिष्य किसके हैं? ये शिष्य हैं निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। अच्छा, चिश्तियों में एक बात और ध्यान रखिएगा, जो वो शेख नासरुद्दीन आपको दिखे थे जिनकी उपाधि थी चिरागे देहलवी, चिश्तियों में वही एक अपवाद स्वरूप ऐसे संत हैं जो शासकों से संबंध रखते हैं। अन्य कोई चिश्ती संप्रदाय शासकों से संबंध नहीं रखता है, लेकिन नासरुद्दीन रखते हैं। तो ये आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं और सबसे पहले दक्षिण यही गए दौलताबाद में। उसके बाद आपके ये जो गेसुद राज हैं ये नासरुद्दीन के शिष्य हैं। इन्हीं के प्रयत्नों से यह अधिक प्रसिद्धि पाया था। तो गेसुद राज इसका आंसर है। ठीक ठीक है, तो आपके प्रश्न हो गए। उन्नीस का ध्यान रखिएगा क्योंकि ढेर सारे लोगों का आंसर जो है इल्तुतमिश है, लेकिन जो प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न क्या कहा गया था कि शुरुआत किसने की? तो शुरुआत गोरी करता है। ये एक प्रशासकीय व्यवस्था के रूप में सामंतवाद को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग करता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग, अब अगला जो होगा इसी को, क्योंकि पीछे के जो टॉपिक हो रहे हैं तो पीछे के टॉपिक से भी एक दो प्रश्न रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगले में पूरा का पूरा अगला ही रहेगा, एक दो टॉपिक, एक दो प्रश्न इसमें से भी रहेंगे, जिससे कि आप थोड़ा सा इसके प्रति भी सक्रिय रहें। और इसी में आगे आप जोड़ लीजिएगा और दो सुल्तानों को, और उसमें फिर 1765 तक हुआ था उसमें मॉडर्न में, तो उससे आगे 1800 तक। ठीक, धन्यवाद।